Let's solve few examples related to the topics that we have studied so far. और मैं इस वीडियो में 3 एग्जांपल्स सॉल्व करने वाला हूँ। ये एग्जांपल्स HRK की बुक के ही सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये बुक के अंदर सॉल्व हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको सॉल्व करूँगा क्योंकि इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहली एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट ये है कि an airplane travels 209 kilometers on a straight course making an angle of 22.5 degrees east of due north. This is important. ये आपको मैंने बताया था कि इसका क्या मतलब होता है. How far north and how far east does the plane travels from its starting point? ओके सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो स्टेटमेंट को समझना होता है। जब तक आपको स्टेटमेंट की पूरी समझ ना आ जाए उस वक्त तक आप प्रॉब्लम को सही हल नहीं कर सकते। हो सकता है आप उसको हल कर लें एंड उसका जवाब निकाल लें, लेकिन वो सिर्फ यूँ आपकी मदद करेगा कि आप वही प्रॉब्लम कर पाएंगे। उसी तरह का कोई और प्रॉब्लम आ गया थोड़ी सी मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ तो आप फिर से अटक जाएंगे। सो स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और वेक्टर्स के केस में आई रेकमेंड कि आप लोग हर बार कोई ना कोई डायग्राम ज़रूर बनाएं। और डायग्राम में जो सबसे पहला काम होता है वो क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। सो लेट्स मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट्स से दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट स्ट्रेट, लेट मी एक्चुअली करेक्ट इट, लेट मी एक्चुअली मेक इट समथिंग लाइक दिस। जी अब ये सीधा है। तो हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कह लेते हैं और इस एक्सिस को वाई एक्सिस कह लेते हैं। फर्दर हम यही जो एक्स एक्सिस है हमारा, इसको हम कह लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है और जो वाई एक्सिस है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। अब अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट ये है कि जो हमारा हवाई जहाज़ है वो 209 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट कोर्स, यानी एक सीधी लाइन में, मेकिंग एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्रीज ईस्ट ऑफ ड्यू नॉर्थ। ईस्ट ऑफ ड्यू नॉर्थ का मतलब है कि ये ईस्ट की तरफ जो एंगल है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है नॉर्थ से। सो लेट्स मेक आवर एरोप्लेन्स डिस्टेंस फर्स्ट। तो ये वो पाथ है जो हमारे एरोप्लेन ने ट्रैवल किया है। लेट्स स्टार्ट कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, और ओरिजिन से स्टार्ट होके वो इस पॉइंट तक पहुंचा है एक सीधी लाइन में। सो ये एक वेक्टर है, सही है। लेट्स कॉल दिस वेक्टर वेक्टर डी। और इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है, 209 किलोमीटर। और इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, डायरेक्शन थी ईस्ट से, डायरेक्शन थी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, ईस्ट ऑफ ड्यू नॉर्थ। इसका मतलब है कि ईस्ट की तरफ नॉर्थ से। तो जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 22.5 डिग्रीज। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करना है कि एरोप्लेन ने कितना फ़ासला ईस्ट की तरफ और कितना फ़ासला नॉर्थ की तरफ तय किया है। दूसरे अल्फाज में वो ये बात पूछ रहा है कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसने कितना फ़ासला कवर किया है, यानी ये वाला फ़ासला और ये वाला फ़ासला किसके बराबर है, इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर है। और उसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना फ़ासला कवर किया है, यानी ये वाला फ़ासला और ये फ़ासला किसके बराबर है, डी वाई के बराबर है। ठीक है। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नोट करने की यहाँ पे। जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपने ये देखना है कि एंगल किस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ दिया हुआ है। और हमारी इस डायग्राम में जो एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ दिया गया है। और हमें एंगल किस एक्सिस के साथ चाहिए होता है, हमेशा ही एक्स एक्सिस के साथ। तो जो हम पहला काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि
इस एंगल को हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बनता है। तो हमें पता है कि एक्स और वाई एक्सिस चूँकि परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री का। और अगर ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ 22 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब है कि अगर हम 90 में से ये 22.5 मनफी कर दें तो हमारे पास क्या एंगल आ जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो जो सबसे पहला काम मैं करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इस एंगल को कैलकुलेट करने वाला हूँ और वो ये होगा प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ, कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, लेट्स कॉल इट फाई, और ये किसके बराबर है 90 डिग्रीज़ माइनस 22.5 डिग्रीज़, जो बराबर होगा 67.5 डिग्रीज़। तो जो ये वाला एंगल है, लेट मी गिव इट अ डिफरेंट कलर, तो ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या है, इसको मैंने फाई कहा है और ये किसके बराबर है 67.5 डिग्रीज़। तो अब हमारे पास ये एंगल आ गया। तो अब हम डी एक्स और डी वाई ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, और वो फार्मूलाज क्या होते हैं, जो एक्स कंपोनेंट होता है डी एक्स वो किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डी, जो इसको मैंने इस केस में नाम दिया है, और साथ में कोसाइन ऑफ एंगल, और एंगल यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है फाई। तो जो डी है वो कितना है 209 किलोमीटर, और अगर आप कोसाइन 67.5 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो डी एक्स है ये हमारे पास आता है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो जो फासला उसने एक्स एक्सिस की जानिब कवर किया है वो कितना है 80 किलोमीटर। तो इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। सिमिलरली अब हमने देखना है कि उसने कितना फासला वाई एक्सिस की तरफ कैलकुलेट किया है। तो जो वाई एक्सिस की तरफ उसका फासला बनेगा वो क्या होगा, डी वाई इक्वल्स डी साइन ऑफ फाई, जो इस केस में 67.5 डिग्रीज़ है। तो ये बन जाएगा 209 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई, इस केस में साइन है तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 67.5 डिग्रीज़। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 193 किलोमीटर। तो ये फासला है डी वाई। तो अब हमने डी एक्स और डी वाई दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इतना फासला उस जहाज़ ने ट्रैवल किया है लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस, और यही हमने कैलकुलेट करना था। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपने देखा कि यहाँ पे जो एंगल था वो शुरू में वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ था, सही है। तो हमने उसको एक्स एक्सिस के साथ ले लिया और हमने ये वाले फार्मूलाज यूज़ कर लिए, ये वाला फार्मूला डी एक्स के लिए और ये वाला फार्मूला डी वाई के लिए। लेकिन ये फार्मूलाज हमने जब ड्राइव किए थे लेक्चर्स में तो उस सूरत के लिए ड्राइव किए थे जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ था, ठीक है। तो एक कंडीशन थी जिसको बुनियाद बना के हमने ये फार्मूलाज ड्राइव किए थे। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या यही एक फार्मूला है किसी भी वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने का? तो इसका जवाब है नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपने डायग्राम किस तरह की बनाई है या आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह की दी हुई है, ठीक है। और आप उस इन्फॉर्मेशन को या उस डायग्राम को जो आप प्लॉट करते हैं उसको अगर आप लेके सिंसियरली सही किसी भी ट्राइएंगल के जैसे कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं वैसे अगर आप उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें ट्राइएंगल की, यानी साइड्स की, अगर उसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ हो तो आप उसकी साइड्स को कैलकुलेट करें तो आपके पास सही एंगल आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए। और मैं यही काम अब करने जा रहा हूँ, यानी अब मैं इसी सवाल को बिल्कुल ये एंगल जो 22.5 डिग्री दिया हुआ है इसी को यूज़ करके आंसर निकालने जा रहा हूँ।
याद रखें कि इस केस में मैंने जो एंगल यूज़ किया है वो 67.5 डिग्री यूज़ किया है, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 22.5 डिग्रीज़ भी हमें सही आंसर देगा। लेकिन उस केस के लिए आप देखेंगे कि ये वाले जो फार्मूलाज थे ये थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। मैं इसी डायग्राम को, जो ये वाली डायग्राम है, इसको दोबारा प्लॉट करने वाला हूँ। सो लेट्स डू इट। तो हमारे पास ये वाली डायग्राम थी, हम गोना प्लॉट द डायग्राम अगेन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस था और ये हमारे पास वाई एक्सिस था, सही है। और वाई एक्सिस को हमने कहा था ये नॉर्थ है, और एक्स एक्सिस को हमने कहा था कि ये ईस्ट की डायरेक्शन में है। और फिर उसके अंदर हमने ये वाला शो करवाया था कि ये हमारा एरोप्लेन है, और वो इस पॉइंट तक जब जाता है तो वो कितना फासला कवर करता है, ये डी वेक्टर है, और जो वो मैग्नीट्यूड कवर करता है इस फासले की वो है 209 किलोमीटर। और फर्दर हमें ये बताया गया था कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 22.5 डिग्रीज, सही है। अब मैं इस एंगल को एक्स एक्सिस के साथ नहीं कन्वर्ट करने वाला। देखिए वेक्टर्स मैंने आपको बताया था जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कि हमेशा ही ट्राइएंगल्स बनाते हैं, और जब वो ट्राइएंगल्स बनती हैं और अगर वो राइट एंगल ट्राइएंगल हो, जो वेक्टर्स के केस में मोस्टली बनेंगी, तो आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसे आप मसला फिसागोरस कहते हैं, ठीक है। और मसला फिसागोरस क्या करता है, वो किसी भी राइट एंगल ट्राइएंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स को रिलेट करता है, सही है। तो इस केस में अब देखें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सही है। अब जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, चूँकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट जो है ये एक्स कंपोनेंट है। मैं अब इस कंपोनेंट का नाम भी लिखता हूँ। ये वाला जो कंपोनेंट है, यानी ये वाली जो लेंथ है, ये चूँकि एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये बन गया हमारा एक्स कंपोनेंट, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये इस वेक्टर का बन गया वाई कंपोनेंट। तो ये है हमारे पास डी वाई, और ये वाला था हमारे पास डी एक्स। अब इस ट्राइएंगल के अंदर अगर आप देखें तो एंगल 22.5 डिग्रीज़ है, और अब मैं डी एक्स और डी वाई डिराइव करने वाला हूँ। मुझे अब ये नहीं पता कि क्या बनेंगे। अब जो राइट एंगल ट्राइएंगल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो एंगल होता है वो हमेशा ही बेस और हाइपोटेन्यूज़ के दरमियान में होता है। यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज़ है वो ये वाला वेक्टर है, और जो बेस है वो ये वाला वेक्टर है, यानी डी वाई वाली जो साइड है वो हमारी बेस है। अब जो राइट एंगल ट्राइएंगल में आप लोग जिन फार्मूला से वाकिफ़ हैं वो लिखें। पहला फार्मूला जिससे आप वाकिफ़ हैं वो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज़, ये किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा के, सही है। और अब इस ट्राइएंगल में देखें कि हमारी बेस कौन सी है। मैंने कहा कि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज़ के दरमियान होता है, तो बेस हमारी ये वाली है, सही है। तो जो डी वाई है वो हमारी बेस है, तो ये इक्वल आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी, और यहाँ से हमारे पास जो डी वाई का फार्मूला आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डी कोसाइन फाई थीटा। मैंने थीटा यूज़ किया, लेट्स मेक इट थीटा। जी अब ज़रा गौर करें इस फार्मूले के ऊपर, आपके फार्मूलाज चेंज हो गए हैं। पहले कोसाइन थीटा वाला जो होता था फार्मूला वो डी एक्स के लिए होता था, लेकिन इस केस में क्या हो गया है, डी वाई के लिए। और सिमिलरली जब आप हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज़ लेंगे, जब आप लेंगे हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज़, तो वो किसके इक्वल आता है, साइन थीटा। और यहाँ पे जो हाइट है हमारी ट्राइएंगल की वो ये वाली है, सामने वाली साइड जो होती है थीटा के, और वो वाली साइड को हमने क्या नाम दिया हुआ है, डी एक्स। तो ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे जो डी एक्स का फार्मूला आया है वो क्या आया है, डी साइन थीटा,
तो आप देख रहे हैं हमारे फार्मूलाज चेंज हो गए हैं। जो पहले साइन थीटा का होता था, अब वो कोसाइन थीटा, जो पहले डी एक्स का होता था यानी कोसाइन थीटा वाला, वो अब बन गया है डी वाई का। और जो डी वाई का फार्मूला होता था यानी जिसमें साइन थीटा आता था, वो अब किसका बन गया, डी एक्स का। लेकिन इस केस में जो एंगल हम ले रहे हैं वो इस ट्राइएंगल के अंदर जो एंगल है ये वाला ले रहे हैं। अब हमें 67 डिग्रीज 67.5 डिग्रीज लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो हमने ड्राइव किया था फार्मूला, वो सिर्फ इस सूरत में था कि जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो। आप बेशक इसमें एंगल वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ था और आप उससे को कन्वर्ट करके एक्स एक्सिस के साथ ले सकते हैं, लेकिन जो मैं पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है कि आपने एक्स एक्सिस के साथ भी लेना है। आप अगर अपना एंगल जिधर दिया हुआ है उसी के मुताबिक अगर आप दोबारा से अपने फार्मूलाज ड्राइव कर लें तो यू कैन गेट द राइट आंसर। तो अब जब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी इसमें जब पुट करेंगे डी की वैल्यू क्या है, 209 किलोमीटर। लेट मी एक्चुअली मेक सम स्पेस हेयर and space, let's make some space. Okay, so okay, we have enough space now. So 209 multiplied by कोसाइन ऑफ, अब आप लेंगे 22.5 डिग्रीज। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो डी वाई है वो बिल्कुल ये वैल्यू देगा जो पहले उसने दी थी, यानी 193 किलोमीटर। आप ये चेक करके देख लें। यानी दूसरे अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैल्यू कोसाइन 22 डिग्री की 22.5 डिग्री की होती है, वही वैल्यू साइन 67.5 डिग्रीज़ की होती है। और ये आपने अपनी एफएससी से भी पढ़ा होगा, मैट्रिक्स से बल्कि पढ़ा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी जब दो एंगल्स का सम 90 हो तो उनके साइन और कोसाइंस आपको सेम वैल्यू देते हैं। यानी साइन 67.5 डिग्रीज़ आपको वही वैल्यू देगा जो कोसाइन 22.5 डिग्रीज़ देता है। तो यहाँ से हमारे पास जो डी वाई की वैल्यू है, अगेन वो कितनी आएगी, वही आएगी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, और वो थी 193 किलोमीटर। और सिमिलरली जब आप यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी 209 किलोमीटर इंटू साइन ऑफ 22.5 डिग्रीज़। और ये आपको वही पहले वाली वैल्यू देगा जो कितनी आई थी, 80 किलोमीटर। तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि इट डजेंट रियली मैटर, इट प्योरली मैटर्स कि आपने अपने फार्मूलाज कैसे डिराइव किए थे। जो थ्योरी में हमने जो कन्वेंशन है वो कि हमेशा आप एंगल एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ दिया हो तो आप उसी एंगल को इस्तेमाल करते हुए इस तरह अपने कंपोनेंट्स रीड्राइव कर सकते हैं और आपको बिल्कुल वही आंसर मिलेगा जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेके आप यूजुअल फार्मूलाज जो ड्राइव करते हैं उनको यूज़ करके लेते हैं। चलें दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और दूसरे प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स ड्यू ईस्ट ऑन अ लेवल रोड फॉर 32 किलोमीटर्स। It then turns due north at an intersection and travels 47 kilometers before stopping. Find the vector that indicates the resulting location of the car. ठीक है, इसकी अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो एन ऑटोमोबाइल कार को कहते हैं या किसी भी चलने वाली इंजन वाली गाड़ी को कहते हैं। ट्रेवल्स ड्यू ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट की जानिब। ऑन अ लेवल रोड, एक हमवार सतह पे यानी सीधी लाइन में चलती है, फॉर 32 किलोमीटर्स। इट देन टर्न्स ड्यू नॉर्थ, उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है। एट एन इंटरसेक्शन, इसको आप छोड़ें, ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट को बामानी बनाने के लिए यूज़ की है। एंड ट्रेवल्स 47 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग, और मज़ीद 47 किलोमीटर चलती है और फिर रुक जाती है। फाइंड द वेक्टर दैट इंडिकेट्स द रिजल्टिंग लोकेशन ऑफ द कार, ठीक है। वो वेक्टर कैलकुलेट करें, फाइंड करें जो कार की फाइनल लोकेशन बताता है। तो सबसे पहले जो मैं पहले कहता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर वेक्टर्स के केस में डायग्राम्स बनानी है तो अगर मैं इस लाइन को ईस्ट की जानिब और ये वाली जो लाइन है इसको नॉर्थ की जानिब शो करूँ, ये बिल्कुल हमारे वही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
हम उनको ईस्ट और नॉर्थ कह लेते हैं। तो जो कार है वो पहले किधर जाती है, 32 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और ये 32 किलोमीटर ईस्ट की जानब जाती है। तो ये उसका पहला डिस्टेंस है। इसको हम कह लेते हैं लेट्स से वेक्टर ए, और ये कितना है 32 किलोमीटर ईस्ट की जानिब, डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, तो ये वेक्टर है। और जो दूसरा सफ़र ये यहाँ से मुड़ती है इंटरसेक्शन से, और ये किधर जाती है 47 किलोमीटर, इसको हम वेक्टर बी कह लेते हैं, और ये है 47 किलोमीटर्स नॉर्थ की जानिब, यानी इसकी डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ की है। हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी ओरिजिन से, जिस पॉइंट से ये चली थी उस पॉइंट से अब ये कितने फासले पे पहुंच गई है। लेट्स कॉल दिस वेक्टर एस। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने वेक्टर एस कैलकुलेट करना है, विच मीन्स कि इस वेक्टर एस की मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर एस की डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन जो है वो हमें ये एंगल थीटा बताएगा जो इस केस में इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, सही है, क्योंकि कार इस रास्ते के ऊपर चली है, तो आपने एंगल हमेशा वो कैलकुलेट करना है जो उसके इनिशियल पॉइंट को उसके रिजल्टेंट से मिलाए। तो रूल्स हमारे पास सिंपल हैं। हमने पढ़ा था एक सिंपल सा रूल कि आपने क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो उनके कंपोनेंट्स सेपरेटली ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप गौर करें तो अगर आपने टोटल एस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है आपने उसके कंपोनेंट्स एस एक्स और एस वाई कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एस वेक्टर वी नीड एस एक्स एंड एस वाई, सही है। तो जब एस एक्स और एस वाई हमें चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई वेक्टर कैलकुलेट करना होता है तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है। और मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो जो अगर हम इसको वेक्टर्स एक मिनट के लिए ना माने, सिर्फ ये माने कि ये जो डायग्राम है ये सीधी सीधी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर होता है, इस लाइन के स्क्वायर के बराबर जमा इस लाइन के स्क्वायर के दिस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और उस सारे का स्क्वायर रूट। ये मैं भी लिखता हूँ। लेकिन एस एक्स जो था हमने पढ़ा था कि जो एस एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी जितने भी वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं उनके जो एक्स कंपोनेंट्स का सम है वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो जो ए एक्स है वो कितना है, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो ए एक्स होगा, और ये पूरे का पूरा वेक्टर ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका मतलब है कि जो ए का एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है 32 किलोमीटर, और जो ए का वाई कंपोनेंट है वो क्या है 0 है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो यहाँ से ए एक्स है वो कितना है 32 किलोमीटर, और जो ए वाई है वो कितना है 0। और सिमिलरली जो बी एक्स होगा इधर से वो 0 होगा, और जो बी वाई होगा वो कितना होगा 47 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि पूरे का पूरा वेक्टर बी जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है उसका एक्स कंपोनेंट 0 है। तो प्लस बी एक्स जो है यहाँ पे वो 0 है, तो जो हमारे पास एस एक्स आया है वो किसके बराबर है 32 किलोमीटर के। और सिमिलरली जो एस वाई आएगा वो क्या होगा ए वाई प्लस बी वाई, और ए वाई 0 है यहाँ से, और बी वाई जो है वो कितना है 47 किलोमीटर। तो जो बी वाई है 0 प्लस 47 किलोमीटर, तो हमारे पास जो एस वाई है वो किसके बराबर आ गया है 47 किलोमीटर के। तो अब हमारे पास एस एक्स की वैल्यू भी आ गई, एस वाई की वैल्यू भी आ गई, तो हम एस की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो एस होगा वो किसके इक्वल होगा एस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस एस वाई स्क्वेयर्ड होल के
स्क्वायर रूट। अगर आपको ये फार्मूला याद ना भी रहे एस की मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, जो एस है वो सिंपली हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और बाकी दोनों वेक्टर्स, जो एस एक्स है वो किसके बराबर था, ए एक्स के बराबर था, और ए एक्स जो है वो इसकी बेस है, और जो एस वाई था वो सिंपली बी वाई के बराबर था, और बी वाई इसकी हाइट है। तो इट्स जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको पता है कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ की, और वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये बनेगा 32 स्क्वायर्ड, 32 किलोमीटर स्क्वायर्ड प्लस 47 किलोमीटर होल स्क्वायर्ड, और इस सारे का स्क्वायर रूट। और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट को, तो इसका आंसर आता है एस इक्वल्स, इसका आंसर आता है एस इक्वल्स 57 किलोमीटर। तो ये तो आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड, सही है। अब हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी मैंने आपको मेथड बताया था कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स एस वाई डिवाइड बाई एस एक्स, और यहाँ से जो थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स एस वाई जो कि 47 के बराबर है, और एस एक्स जो कि 32 के बराबर है। इनके यूनिट्स अगर आप लिख के देखें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये किलोमीटर्स ही होते हैं, और किलोमीटर्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आसान सा रूल ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये इनके जो आर्ग्यूमेंट होता है, यानी जहाँ पे एंगल होता है ये वाली जगह, ये सारे यूनिटलेस होते हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो अब tan इनवर्स कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 56 डिग्रीज, तो ये आता है 56 डिग्रीज। तो ये जो थीटा था ये वाला इस डायग्राम में, ये कितना है 56 डिग्रीज। तो ये जो पिंक एस वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है 57 किलोमीटर्स, और ये जो ईस्ट के साथ एंगल बनाता है वो कितना है 56 डिग्रीज। इस तीसरी एग्जांपल में मैं इसको इसलिए सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसमें बिना डायग्राम के बनाए सिर्फ जो एनालिटिकल मेथड है, जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर भी आपको पता हो कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता हो कि हाँ जी अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह की बनेगी। तो जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट ये है कि 3 वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन आर एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम एज, ये 3 वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि इनके सिर्फ आई और जे कंपोनेंट है, जिसका मतलब है कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है, यानी ये सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है। एंड इन विच द कंपोनेंट्स आर गिवन इन आर्बिट्रेरी यूनिट्स। ये पॉइंट थोड़ा सा अहम है, एक बात याद रखें, ये इन्होंने आर्बिट्रेरी यूनिट्स क्यों कहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं, हम ये रूल्स जो डेवलप कर रहे हैं ये सारे वाले ये जनरल वेक्टर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारा जो गोल है, जो एम है हमारी, वो क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए, जो वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमारी लाइफ में मौजूद हैं, जो अपना वजूद रखती हैं, उनके लिए हम लाज और इस तरह के कवानीन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन सब के यूनिट्स होते हैं कोई ना कोई, और यही वजह है कि जब भी जनरल वेक्टर्स की बात आएगी तो या तो यूनिट्स दिए होंगे या वो मेंशन करेंगे कि इनके यूनिट्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी हैं। आर्बिट्रेरी यूनिट से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो क्वांटिटी हम डील करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ अगर ए वेक्टर ए की जगह फोर्स होती तो फिर ये आर्बिट्रेरी यूनिट्स किस चीज़ के होते, फोर्स के होते, जो कि न्यूटन होते हैं, सही है। अगर ये बी जो क्वांटिटी है ये मोमेंटम होता तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनिट से क्या मुराद होता कि जो वेक्टर बी है, जो मोमेंटम है, उस केस में इसके जो यूनिट्स हैं वो होंगे जो मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं, जो कि खैर जो भी होते हैं किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड, सही है, जिसको आप न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। तो इसका ये मतलब है, ये आपके अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जो पूछा गया हमसे वो ये है कि फाइंड द वेक्टर एस विच इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो ये बिल्कुल वही है जैसे हमने दूसरी एग्जांपल सॉल्व की है।
अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर लेना है तो सिंपली क्या करते हैं, हम उस वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं और उसका एंगल फाइंड करते हैं। यानी जो इसका सॉल्यूशन है उसमें हम जब एस एक्स फाइंड करेंगे तो अब हमारे पास 3 वेक्टर हैं, तो उसमें क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। और ए एक्स जो है उसकी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है जो आई यूनिट वेक्टर के साथ होता है, कोफिशिएंट वो एक्स कंपोनेंट होता है, और जो जे यूनिट वेक्टर के साथ है वो वाई कंपोनेंट है। तो हमें एक्स कंपोनेंट्स चाहिए, तो ये बनेगा 4.3 और बी एक्स जो है यहाँ पे वो -2.9 है, तो ये बन जाएगा -2.9। और अगर आप सी में देखें तो सी में कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, जिसका मतलब है कि सी का एक्स कंपोनेंट 0 है। तो हमारे पास जो एस एक्स बनेगा 4.3 - 2.9 जो है वो क्या होता है 1.4, और इसके यूनिट्स वही होंगे यानी आर्बिट्रेरी यूनिट्स। सिमिलरली जो एस वाई बनेगा वो होगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और जो ए वाई है वो है -1.7, जो बी वाई है वो 2.2 है, और जो सी वाई है वो -3.6 है। तो ये है -1.7 प्लस 2.2 माइनस 3.6, और ये इक्वल आता है हमारे पास -3.1 के, और इसके यूनिट्स भी आर्बिट्रेरी यूनिट्स होंगे। तो हमारे पास एस एक्स और एस वाई आ गया, सही है। अब हमने चूँकि वेक्टर लिखना है तो वेक्टर हम कैसे बनाते होते हैं, कोई भी वेक्टर जो है इन जनरल वो क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास एस है तो एस वेक्टर जो है वो कैसे बनेगा, एस एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एस वाई जे यूनिट वेक्टर, ऐसे ही बनेगा। तो ये बन जाएगा, एस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1.4, एस वाई की क्या आई थी -3.1, तो ये बन जाएगा 1.4 आई यूनिट वेक्टर -3.1 जे यूनिट वेक्टर, और ये किसके बराबर है, एस वेक्टर के। तो हमारे पास एस वेक्टर की वैल्यू आ गई। अगर आप चाहते तो इधर से इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड एस की कैलकुलेट कर सकते थे स्क्वायर लेके, लेकिन हमसे वेक्टर पूछा गया है तो हमने उसका वेक्टर लिख दिया है। अब ये वेक्टर एंगल कितना बनाता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमने वेक्टर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है हम उसका एंगल भी कैलकुलेट करेंगे जो वे एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो जो एंगल ये बनाता है वो होगा वही फार्मूला जो दूसरी एग्जांपल में हमने यूज़ किया है, यानी tan थीटा इक्वल्स एस वाई डिवाइड बाई एस एक्स। तो यहाँ से जो थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स, और ये बन जाएगा tan इनवर्स एस वाई की वैल्यू जो है वो है -3.1, और जो एस एक्स की वैल्यू है वो 1.4 है, सही है। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है एंगल 294 डिग्रीज़। तो ये हमारे पास जो थीटा है ये कितना आता है 294 डिग्रीज़। बट हियर इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस, ये देखें कि यहाँ पे हमने जो चीज़ पे सब्स्टिट्यूट की थी tan इनवर्स के अंदर वो थी -3.1 डिवाइडेड बाई 1.4। अब इसमें जब आप ये कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो कैलकुलेटर इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये जो माइनस साइन है ये वाला ये 3.1 के साथ है या 1.4 के साथ है, सही है। और कैलकुलेटर जो है वो आपको वो एंगल देगा। अब अगर आप देखें आपको तो पता है कि ये माइनस साइन जो है ये 3.1 के साथ है, यानी एस का जो वाई कंपोनेंट है वो मनफी है, सही है। लेकिन कैलकुलेटर को नहीं पता होता, तो कैलकुलेटर जो इसको काउंट करता है, अगर आप कैलकुलेटर से इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर आपको ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में देगा।
तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1045 डिग्रीज़ और 10 315 डिग्रीज़ दोनों की वैल्यूज़ -1 आती हैं। तो जो कैलकुलेटर है वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि मुझसे 45 पूछा जा रहा है या 315 पूछा जा रहा है। दूसरे अल्फाज में वो 45 या 315 जो है वो चूँकि हमारे पास यहाँ से आ रहा होता है तो कैलकुलेटर इस माइनस साइन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो पॉसिबल है कि वो आपको एंगल जो दे दे वो सेकंड क्वाड्रेंट में दे दे, और इसलिए ज़रूरी है कि ये आप जब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपको पता हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो एस वाई है ये नेगेटिव है। अब अगर आप क्विकली इसकी डायग्राम ड्रा करें तो ये हमारे पास डायग्राम आती है। ये पहला कोऑर्डिनेट है जहाँ पे हमारे पास साइन भी पॉजिटिव होता है और कोसाइन भी पॉजिटिव होता है। मैंने ये थ्योरी में भी आपको बताया था। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉज नेगेटिव, तीसरे में साइन नेगेटिव कॉज नेगेटिव, चौथे में साइन नेगेटिव कॉज पॉजिटिव। और अब अगर आप देखें यहाँ पे तो जो एस वाई है ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। ये नेगेटिव किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और जो कोसाइन है वो पॉजिटिव है, और कोसाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है जो हमारा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये 294 उस बेस पे है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कैलकुलेटर हो सकता है आपको 294 ना दे, तो उस केस में आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा इस एस एक्स और इस एस वाई की वैल्यू से कि क्या ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस 3.1 जो माइनस साइन है इसमें 3.1 की बजाय इस 1.4 के साथ माइनस होता तो ये चौथे की बजाय एंगल जो है दूसरा क्वाड्रेंट बन जाता, और बिल्कुल यही चीज़ जो है ये कैलकुलेटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, और ये चीज़ आपको ख़ुद से ख्याल रखना पड़ती है, और ये चीज़ मैंने थ्योरी में भी बताई थी। सो बी केयरफुल अबाउट एंगल्स व्हेन यू कैलकुलेट इट विद द कैलकुलेटर।